The aim is of slum free Mumbai and aim is of livable Mumbai. देखिए मुंबई में आज 50 लाख लोग 5 million people they live in slums. अब वो अगर प्रॉपर फॉर्मल ड्वेलिंग में चले गए तो नेचुरली बहुत बदलाव मुंबई में आएगा और धारावी उसमें से एक बड़ा कॉम्पोनेंट है, बड़ा चंक है। स्लम फ्री मुंबई का मिशन वही है, लाइफ विद डिग्निटी। तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब उसमें हो जाए, इस तरह की योजनाएं सरकार बना रही है। तो धारावी अगर बदल जाती है और धारावी का पूरा एरिया एक अलग तरीके से रीडेवलप होता है, वहाँ ग्रीन बेल्ट तैयार होता है, वहाँ आज की जो वहाँ की लिविंग कंडीशंस है उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आता है, तो उससे तो मुंबई बदलेगी। मुंबई की बारिश का मज़ा लोग लेते हैं, हाँ। लेकिन कमिश्नर को मज़ा लेने का कोई मौका नहीं है, उसको काम करना पड़ता है। कमिश्नर जो है वो चाय पकौड़ा नहीं खा पाएगा। हाँ। बट ये इशू सिर्फ सिस्टम ना होने के नहीं है, ये मुंबई के कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं और इसको डील करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम अलग अलग चीज़ें करते हैं। हम नालाज क्लीन करते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, मानसून का पानी वहाँ से निकल जाए। पंपिंग स्टेशंस हमारे बहुत एक्टिव बना दिए हैं, तो पंपिंग स्टेशन से पानी निकल जाता है। इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स एंड म्यूनिसिपल बॉडी। तो उसमें अगर जितने ज़्यादा सिटीजन्स का हमें सहयोग मिलेगा तो वी कैन अचीव द गोल ऑफ क्लीनर मुंबई एज अर्ली एज पॉसिबल। वी नीड नॉट वेट टिल द मुंबई इज कम्प्लीटली रीडेवलप्ड। साउथ मुंबई का सोबो या फिर सबर्ब्स की अंधाधुंध रफ्तार, आपका फेवरेट क्या है? अभी तो सोबो ही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहने के कारण मैं सोबो में ही रही हूँ। बट कभी कभी वो वहाँ की रफ्तार भी अच्छी लगती है। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं रुमाना इसार खान। इंडिया 2047 कॉन्क्लेव एबीपी नेटवर्क का ये खास राष्ट्रहित में किया गया प्रयास और इसी के ऑफ द बीट में आपको बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त बीएमसी की कमिश्नर अश्विनी भिड़े जी मौजूद हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो 140 साल का बीएमसी का इतिहास और पहली महिला कमिश्नर, ये न्यूज़ जब आपको मिली, प्राइड ज़्यादा महसूस हुआ या प्रेशर? दोनों भी। प्राइड इसलिए कि 160 साल में पहली बार महिला कमिश्नर हो गई। प्रेशर इसलिए कि मुंबई में मैं इतने सालों से काम कर ही रही हूँ और मुंबई की चुनौतियाँ मुझे पता है। तो अब उन चुनौतियों को आप एक म्यूनिसिपल कमिश्नर की हैसियत से उनको डील करना है और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है जो आपको जब ये जिम्मेदारी मिली तो आपको लगा अब बन गई हूँ, बस अब इस बार ये वाला मामला हल करके जाऊंगी? एक तो मेरा पोस्टिंग हुआ तब 1 अप्रैल और उसके बाद अभी मानसून आने वाला है और मुंबई की चुनौतियां मानसून में बढ़ती है। तो बीएमसी कमिश्नर को क्या मानसून डराता है? मुंबई की बारिश डराती है? डराता नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा सीरियस बना देता है। अदरवाइज मुंबई की बारिश का मजा लोग लेते हैं, हाँ। लेकिन कमिश्नर को मजा लेने का कोई मौका नहीं है, उसको काम करना पड़ता है। कमिश्नर जो है वो चाय पकौड़ा नहीं खा पाएगा। हाँ, कमिश्नर को काम ही करना है। मतलब ऐसा लेकिन होता क्यों है? हम न्यूज़ में हैं, हम हर साल हर मानसून में यही पढ़ते हैं कि साहब बारिश आई, मानसून आया, मुंबई डूबी। ये दिक्कत इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से है, मुंबई में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस वजह से है। आपने कैसे इसको नील डाउन किया? नहीं, मुझे लगता है इसको प्रॉब्लम एक तो ज़्यादा परसेप्शन से बनाया गया है। पहली बात, लोगों को ज़्यादा उसमें, हर कोई भी शहर में अगर उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा बारिश होती है, दिल्ली भी हो, कोई भी शहर हो, तो उसमें आप न्यूयॉर्क शहर में भी आपने देखा कि पानी भरा हुआ है। तो हर एक शहर का पानी उसको कैरी करने की कैपेसिटी होती है। एक सॉलिड वेस्ट ड्रेनेज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम है शहर की, उसकी एक कैपेसिटी होती है। लेकिन उस कैपेसिटी से ज़्यादा बारिश होती है और मुंबई जैसा शहर जिसको तीनों साइड से ओशन है और उसमें हाई टाइड का और लो टाइड का भी एक कंटिन्यूस मूवमेंट चलता रहता है, बाहर ही नहीं निकल पाता, तो पानी बाहर निकल ही नहीं पाता। हाँ। मुंबई शहर में लैंड मास बहुत कम है, बारिश बहुत ज़्यादा है और उससे कुछ एरियाज लो लाइंग है, तो उसमें एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं। तो देर आर सर्टन मोमेंट्स इन द सिटी, सर्टन आवर्स, जिसमें बारिश ज़्यादा होने के कारण और हाई टाइड होने के कारण कुछ एरियाज में पानी जमा होता है। उससे आपको ऐसा लगता है कि ये जो समस्या है, जैसे आप बता रही हैं, और जो मुंबई के लोग हैं वो भी इसको जानते हैं, इस बात को समझते हैं, इसी वजह से उनकी ज़िंदगी पे इतना असर नहीं पड़ता है, वो उसी में अपनी जो भी रोज़मर्रा का काम करना है उसके हिसाब से अपनी दिनचर्या को ढाल लेते हैं। लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिक्स की वजह से परसेप्शन, क्योंकि आपने कहा ये परसेप्शन, ये हवा बना दिया गया? इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स ही ऐसा नहीं है। हाँ। वो बाहर से कोई उसको देखता है और अगर वही न्यूज़ बार बार वो देख रहा है। एक ही हमारे पूरे मुंबई में सिर्फ एक अंधेरी सबवे ऐसी जगह है कि जहाँ पे आज वो एक छोटा सा सबवे है जो प्रॉबेबली बहुत रेगुलर ट्रैफिक के लिए भी नहीं है, वो रेलवे ट्रैक के नीचे से जाता है।
उससे पूरे मुंबई के शहर के बहुत ही कुछ ही थोड़ा परसेंटेज है जहाँ से ट्रैफिक जाता है। लेकिन अगर उसी को अगर आप नेशनल न्यूज़ का एक आइटम बना दिया जाए और उसको दिन भर 10 बार दिखाएंगे कि यहाँ ये मुंबई डूब रही है, तो शायद उससे वो परसेप्शन बन जाता है। नहीं, लेकिन ये भी है ना कि कितनी बार ऐसा होता है, हम तस्वीरें दिखा रहे होते हैं, अंधेरी सबवे की आपने बात की, और ऐसी वो मिलन सबवे, वहाँ की बात आप करो, मिलन सब पे तो खत्म हो गया प्रॉब्लम, अभी वो रही नहीं है न्यूज़, क्योंकि वहाँ ऊपर से बन गया, उन्होंने बना दिया। यहाँ पे लेकिन वहाँ पे क्या है, वो पंप ही नहीं चलते हैं ना, ये दिक्कत आ जाती है, पंप बंद पड़ जाते हैं, पंप चलते हैं या बंद पड़ते हैं कभी कभी, दैट्स अ प्रॉब्लम, बट दैट इज सी दीज आर द ऑपरेशनल इश्यूज, उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। बट उससे सबसे बड़ी बात है कि जब उसमें पानी भरना ही है, क्योंकि वो लोलाई ही है और वो नाला ही है, नाले को ही एक उसको बेसिकली ये सबे बना दिया है, तो होता ऐसा है कि तब हम लोग क्या करते हैं, इस एक लेवल तक पानी चला जाता है तो उसको बंद कर देते हैं। ये एक ट्रैफिक पुलिस और बीएमसी का एक बैरिकेड्स देखते हैं, कंसिडर्ड डिसीजन होता है। नहीं, पॉइंट मेरा ये है कि परसेप्शन इस तरह से बनता है, बट दैट डजंट मेक मी डिनाई दैट देयर आर नो इश्यूज होते हैं, बट ये इश्यूज सिर्फ सिस्टम ना होने के नहीं है, ये मुंबई के कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, और इसको डील करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, हम अलग अलग चीज़ें करते हैं। हम नालाज क्लीन करते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाते हैं, मानसून का पानी वहाँ से निकल जाए। पंपिंग स्टेशंस हमारे बहुत एक्टिव बना दिए हैं, तो पंपिंग स्टेशन से पानी निकल जाता है। मिनी पंपिंग स्टेशन वो मानसून में ही हम लोग एक्टिवेट करते हैं। तो आपने इस बार कुछ नया किया जब से जिम्मेदारी? जिससे हमने इस बार हम लोगों ने ये नया किया है कि जितने हमारे पंप्स हैं, हाँ जी, जैसे आपने बोला कि पंप है लेकिन चलते नहीं, तो इस बार हमने ये किया है कि जितने हमारे 590 के करीब पंप्स लगाए हुए हैं 590 जो मानसून में, तो उन सब में IoT डिवाइसेस लगाए गए हैं, and these devices are being monitored, all these pumps are being monitored from the central control agency and ward की कंट्रोल रूम से। तो हमें वहाँ बैठ के दिखता है कि कौन सा पंप चालू है, कौन सा पंप बंद है। तो गलती से भी अगर किसी ये इससे पहले नहीं था, कुछ जगह पे IoT डिवाइसेस नहीं थे। पंप पे हम लोग वी मैन द पंप्स, तो वहाँ आदमी होता है और उसके ये रहता है, मतलब उनका मोबाइल नंबर रहता है, उनसे बात होती है। बट इस बार हमने उसको और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सहारा, उसके लिए एक ऐप बन गया है। ऐप से जो भी लोग वहाँ मैनिंग कर रहे हैं, वेदर दे आर देयर और नॉट, उनका जियो टैगिंग, कंटिन्यूस फोटो भेजना, मतलब वो बंदा वहाँ है कि नहीं। एंड सेकेंडली पंप पे IoT डिवाइसेस होने के कारण हम लोग कंट्रोल रूम से वो मॉनिटर करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होता है कि पंप बंद हो गया, तो ये अभी हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तैयारी आपने कर ली है पूरी, है ना? इस बार सबसे पहली चुनौती यही है जिसको पार पाना है। अश्विनी जी ने अपने लिए खुद टारगेट सेट कर रखा है और ये अपने लिए एक माइलस्टोन है जो अचीव करके वो रहेंगी। बस इंतजार कर लीजिए, आने वाला है जुलाई अगस्त का महीना। अच्छा, इसकी बात तो हमने कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आपने कर ली। एक और बड़ी समस्या है और वो ट्रैफिक की हो जाती है। ट्रैफिक की समस्या का कितना मुंबई को लेकर रोना रोया जाता है, पर वहीं मुंबई में कि साहब 200 मीटर की दूरी पर कॉफ़ी शॉप है और वहाँ से कॉफ़ी ऑर्डर हो रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ज़्यादा है या ये एक तरीके से माइंडसेट वाली प्रॉब्लम, बिहेवियरल प्रॉब्लम भी है? दोनों भी है मेरे ख्याल से। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है क्योंकि रोड नेटवर्क जैसे मैंने बोला लिमिटेड है, और वही रोड्स है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ जाने वाले, ईस्ट वेस्ट में थोड़ा कम है, तो उसके कारण कुछ एरियाज है जहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है ही है। लेकिन अगर आप उसी रोड पे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस चलाए या मेट्रो से अगर आप वहाँ जाए तो आपका ही ट्रैवल टाइम कम हो जाता है। देयर आर टू थिंग्स कि मेट्रोज अभी बन रही है, सब जगह पे मेट्रोज पहुँची नहीं है, तो उसी के कारण हो सकता है कि लोग पूरा मेट्रो से ट्रैवल नहीं कर पा रहे। जैसे मेट्रोज अभी अगले 1-2 साल में पूरी एक दूसरे को कनेक्ट हो जाएगी तो ये ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी। मुंबई में आपने बोला कि डिलीवरी फास्ट हो जाती है क्योंकि 2 व्हीलर्स से लोग ज़्यादा क्विकली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। उसके कारण मुंबई में पिछले 8-10 सालों में अगर देखा जाए तो व्हीकल्स जो बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा नंबर 2 व्हीलर्स का है। तो उससे कुछ सर्विसेज तो आपको फास्ट मिल रही है, लेकिन उतनी व्हीकल्स रोड पे बढ़ने के कारण आपका रेगुलर ट्रैफिक का स्पीड है वो भी कम हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई मतलब 200 मीटर का फासला है, खुद जाके ले लो, लेकिन वो भी ऑर्डर। इसीलिए मैंने कहा कि ये तो शायद माइंडसेट की प्रॉब्लम है ना, इसको भी। बट ये भी है कि मुंबई बहुत कंजेस्टेड है, मतलब उतना स्पेस ही नहीं है रोड पे। ये फुटपाथ्स पे भी हमारे यहाँ बहुत, मतलब नॉट ओनली इंक्रोचमेंट्स बट नेचुरल एस्टेब्लिशमेंट्स भी बहुत हैं। तो लोगों को वेदर कंडीशंस भी ऐसी होती है कि तो लोग हमेशा चलना जो चाहते तो है लेकिन चल नहीं पाते।
तो दैट मे बी द रीज़न ऑल्सो कि मोर पीपल आर ऑर्डरिंग. तो थोड़ा सा माइंडसेट का प्रॉब्लम है, थोड़ा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, थोड़ा डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है और थोड़ा बिहेवियरल चेंज का भी प्रॉब्लम है. जैसे अगर आप ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करते हो, कारपूलिंग करते हो, काफ़ी सारी चीज़ें अभी पॉसिबल है, ऑप्शंस है. उन ऑप्शंस को अगर आप लें तो शायद ट्रैफिक की समस्या कम हो जाएगी. मुझे लगता है इस दिशा में भी आपको जोर देना चाहिए. आप अपनी एक अलग से मिसाल यहाँ पर कायम कर सकती हैं. वो पॉजिटिवली नच करके लोगों को ना कुछ बीएमसी इस तरीके के प्रोग्राम्स लेकर आए. इस पर भी ज़रूर विचार कीजिएगा. मेरी तरफ से एक सुझाव है आपको. अच्छा, मुझे ये बताइए आपकी ग्राउंड पर जो एग्जीक्यूशन है, जैसे आपने कहा कि साहब मेट्रोज का काम चल रहा है और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर रोड्स को लेकर, कनेक्टिविटी बढ़ाने को लेकर काम चल रहा है. तो इसमें दिक्कत कहाँ पर आती है? फंडिंग के लेवल पर दिक्कत आती है या फिर जो लोगों से सहायता है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आती है? कहाँ पर परेशानी आती है? बॉटलनेक्स क्या आ जाते हैं? आज की तारीख में फंडिंग इज़ नॉट अ मेजर प्रॉब्लम. Okay. फंडिंग हमें अलग अलग तरीके से मिल जाता है. पर डेविल इज इन द डिटेल्स. फाइनली ग्राउंड पे जब काम होता है, भले वो कंक्रीट रोड बनाना हो, मेट्रो बनाना हो या एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाना हो, ग्राउंड पे आपके पास कोई ग्रीनफील्ड प्लेस तो है ही नहीं. जो है वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे सारी एक्टिविटी चल रही है. उस एक्टिविटी को रोक के या उस एक्टिविटी को थोड़ा साइड में करके हमें वहाँ पे काम करना पड़ता है. तो हमें पूरा एक स्ट्रेच ऐसा मिलता ही नहीं है कि जिस पे हम आराम से वो स्ट्रेच को पूरा कर पाए. ये कंटिन्यूस अगर एक मतलब 1 किलोमीटर की लंबी भी अगर ये कंक्रीट रोड करना है, हाँ, बिल्कुल. तो उसको हमें 10 स्मॉल सेक्शन में बांटना पड़ता है. उसका काम करके फिर वो ट्रैफिक वहाँ से डाइवर्ट करो, फिर आगे चले जाओ. तो ग्राउंड पे अगर अपना एक भरा बहुत ही ऐसी सिटी है जो बहुत फाइनेंशियली वेरी एक्टिव है, एम्प्लॉयमेंट वाइज वेरी एक्टिव है, कल्चरली सोशली वेरी एक्टिव है, तो ऐसे सिटी का अपना स्पीड कम करके वहाँ पे कोई नया बदलाव लाना, ये एक पूरा बहुत ही ये तो चुनौती भरा ये प्रोग्राम है. तो उससे क्या होता है, प्रोजेक्ट करने में ग्राउंड पे बहुत दिक्कतें आती है. डीलेज उसी से होते हैं. हमें नीचे अगर कंक्रीट रोड भी बनाना है तो उसके नीचे जो यूटिलिटीज है उसको शिफ्ट करना, उसको प्रॉपरली ले करना, फिर लोगों को काम करते समय वहाँ रहने वाले लोगों का जो वहाँ से मूवमेंट है उसको ठीक से वो फैसिलिटी देना. फिर वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट है, कोई स्ट्रक्चर है या रोड वाइडनिंग करनी है तो वहाँ लैंड एक्वायर करना, ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है. सिटीज़ में चीज़ों की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है. तो लोगों को मनाना, उनको अपनी एक्टिविटी बंद करनी है कुछ दिनों के लिए, तो उसके लिए उनको कन्विंस करना. ये मनाने और कन्विंस करने की आपने बात की तो मुझे एकदम से धारावी वाला मामला याद आ गया. धारावी के अंदर हालांकि बीएमसी उसमें डायरेक्ट आप लोग नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें, लेकिन असिस्ट करने का काम आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है. वहाँ पर भी लोगों की तरफ से काफ़ी एक तरीके से रेजिस्टेंस देखा गया था. अब वो आगे स्ट्रीमलाइन हो रही हैं चीज़ें, और बीएमसी का रोल क्या है उसके अंदर? कैसे असिस्टेंस आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं रीडेवलपमेंट के लिए? वो तो पूरी धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी उसको कर रही है. बीएमसी का काम है. बीएमसी के कुछ वहाँ पे लैंड्स थी, कुछ अपने कुछ स्ट्रक्चर्स वो आप लोगों ने लीज पे उनको दे दिया है. उनको हटा दिए, उनके लिए जगह क्रिएट की है. और बाकी कंस्ट्रक्शन के लिए डंप साइट्स वगैरह दिए. लोगों को कन्विंस करना है, वो धारावी रीडेवलपमेंट अथॉरिटी कर रही है. उनके अपने प्लान्स पब्लिश हो रहे हैं और लोगों को धीरे धीरे उन्होंने मना के शिफ्ट करना शुरू भी कर दिया. इसके बाद मुंबई कितनी बदलेगी इस रीडेवलपमेंट के बाद? काफ़ी बदलेगी. मतलब एक सिंपल लाइन में अगर आप बता सकें कि ये एक बड़ा बदलाव दिखेगा. नहीं, अगर आप देखिए मुंबई में आज 50 लाख लोग, 5 मिलियन पीपल, दे लिव इन स्लम्स. अब वो अगर प्रॉपर फॉर्मल ड्वेलिंग में चले गए तो नेचुरली बहुत बदलाव मुंबई में आएगा. और धारावी उसमें से बड़ा कॉम्पोनेंट है, बड़ा चंक है. तो धारावी अगर बदल जाती है और धारावी का पूरा एरिया एक अलग तरीके से रीडेवलप होता है, वहाँ ग्रीन बेल्ट तैयार होता है, वहाँ आज की जो वहाँ की लिविंग कंडीशंस है उसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव आता है. तो उससे तो मुंबई बदलेगी. और ऑन द लाइन्स ऑफ धारावी देर आर अदर स्लम्स नाउ जहाँ पे सरकार ने क्लस्टर डेवलपमेंट का एक पॉलिसी की हुई है धारावी का एक्सपीरियंस को लेके. तो बाकी जगह पे भी सारी स्लम्स को इकट्ठा करके, कुछ नॉन स्लम एरिया को इकट्ठा करके एक 20 एकड़ के 50 एकड़ के इस तरह से लैंड पार्सल्स बन गए हैं. और इन अ वे धारावी विल बी अ ट्रेंड सेटर, एक गेम चेंजर. यस, इट्स अ ट्रेंड सेटर. और उससे बाकी के एरियाज में भी उसी तरीके से अभी बदलाव आ रहे हैं. तो जैसे ही इनफॉर्मल ड्वेलिंग्स में रहने वाले लोग फॉर्मल ड्वेलिंग्स में आते हैं
तो उतनी जगह जो ये हॉरिजॉन्टल ड्वेलिंग्स है सारी, तो मुंबई का उस लैंड का पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है वर्टिकल ड्वेलिंग्स में, लेकिन वो पोटेंशियल आज यूज नहीं हो रहा है। वो लैंड स्कैटर्ड है, वहाँ पे सर्विसेज पहुँच नहीं रही है, वहाँ हमारा सुएज नेटवर्क नहीं है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जब भी ये लैंड अगर डेवलप होती है तो बीएमसी की सर्विसेज भी वहाँ पहुँच जाएगी, ओपन स्पेसेस क्रिएट होगी, ग्रीन स्पेसेस क्रिएट होगी, इनफॉर्मल हाउसिंग वाले लोग फॉर्मल हाउसिंग में जाएंगे। तो अश्विनी जी, अगर मैं ये कहूँ कि स्लम फ्री मुंबई, यस, दिस इज द एम, दिस इज द मिशन, दिस इज द एम, दोहरा दीजिए। No, the aim is of slum-free Mumbai, and aim is of livable Mumbai. तो मुंबई के लोगों का जो जीवन मान है वो तो ऊंचा करना, पर उसको डिग्निटी का लाइफ देना, ये इसमें बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और ये स्लम फ्री मुंबई का मिशन वही है, लाइफ विद डिग्निटी। तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब उसमें हो जाए, इस तरह की योजनाएं सरकार बना रही है। अच्छा, मुंबई मतलब माया नगरी, देश की आर्थिक राजधानी, हम सब जानते हैं, और मुंबई जो ये वर्ल्ड क्लास सिटी उस लिहाज से compete कर सके, तो एक बड़ा बदलाव जो आप अपने कार्यकाल में, अपने टेन्योर में कर जाना चाहेंगी। ये बदलाव जो है वो तो बदलाव दिखता है, वो बड़े प्रोजेक्ट से दिखता है। जो कोस्टल रोड साउथ जो है उससे हो गया, जो अभी नॉर्थ कोस्टल रोड बन रहा है उससे भी ये बदलाव आएगा, बट इससे ज़्यादा बदलाव आएगा जो हमारी सर्विसेज की क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तब हम लोग आज जितना पानी दे रहे हैं उसमें हमने सप्लाई बढ़ा दिया, जो हम डिसैलिनेशन प्लांट कर रहे हैं या गरगाई का डैम बना रहे हैं, जिससे पानी और ज़्यादा अवेलेबल होगा, जिससे कुछ एरियाज़ को, मतलब मुंबई में अदरवाइज वाटर सप्लाई इज़ एडिक्वेट, बट देयर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेवल डिफरेंस, बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट। तो पानी जब सप्लाई ज़्यादा होगा, और ये अगले 3-4 साल में पॉसिबल है कि ये सारा आएगा। दूसरा मुझे एक चीज़ पे काम करना है, वो क्लीनर मुंबई, क्योंकि आज भी हम 7000 मेट्रिक टन का गार्बेज रोज़ उठाते हैं, रोज़ प्रोसेसिंग के लिए वो जाता है और उस पर प्रोसेस भी होता है, बट बिकॉज 50% पीपल लिव इन स्लम्स, और उनके लिए सिर्फ वंस और ट्वाइस अ डे अगर हम गार्बेज उठाते हैं वो वहाँ काम नहीं आता है, क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती है। तो वो सारा अपना जितना दिन भर वो कचरा घर में बनता है, घर में रखने के लिए जगह नहीं, वो सारा बाहर फेंकते हैं या नाले में फेंकते हैं, होगा तो फिर वो हेल्थ वाइज भी वो नाले में फेंकते हैं। अगर वो हम किसी तरीके से उसको कंट्रोल कर पाए, स्लम में ये बेसिक सर्विसेज और अच्छी तरीके से, मतलब जब स्लम रीडेवलपमेंट होगा तो ये बदलाव आएगा ही आएगा। बट वो जो ट्रांजिशन फेज है वहाँ पे भी हम ये हमारी क्लीनिंग सर्विसेज, हमारी गार्बेज लिफ्टिंग सर्विसेज और कैसे इम्प्रूव करें, जिसमें लोगों का खुद का योगदान भी कैसा रहे, क्योंकि फॉर सर्टन थिंग्स पीपल हैव टू कंट्रीब्यूट। अभी नए रूल्स ने ये भी बना दिया कि इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स एंड म्यूनिसिपल बॉडी। तो उसमें अगर जितने ज़्यादा सिटीजन्स का हमें सहयोग मिलेगा तो वी कैन अचीव द गोल ऑफ क्लीनर मुंबई as early as possible. We need not wait till the Mumbai is completely redeveloped. सही, पूरा स्लम फ्री होने की जरूरत नहीं है, अभी से हम लोग उस काम में जुट जाएंगे। तो 2047 जब भारत विकसित होगा, तो उस विकसित भारत की जो आर्थिक राजधानी है मुंबई, वो कैसी होनी चाहिए अश्विनी जी की नज़र में? वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्लम फ्री होनी चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग जिसको जिस तरह से चाहिए वैसे उसको मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्ट मतलब ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट तो होना ही चाहिए कोई भी, और लोगों के पास बहुत ऑप्शन होने चाहिए कि मैं कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज करूं और मेरे डेस्टिनेशन पे जाऊं। और उससे ज़्यादा सिटी पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होनी चाहिए, ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस ज़्यादा होनी चाहिए, एंड ईज ऑफ मूवमेंट, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीज़ें जो आज हम बात करते हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं, वो 2047 में ये सारे सपने आज हम जिसको बोल सकते हैं, क्योंकि 100% तो हम वहाँ तक पहुँचे नहीं है, वो सारे रियलिटी में ट्रांसलेट हो जाए, ऐसे मुझे लगता है। ठीक है, अब कुछ चटपटे और फटाफट वाले सवालों पर आते हैं जल्दी से। मुझे बताइए कि आजकल सोशल मीडिया का बहुत ट्रेंड है, हैशटैग्स खूब चलते हैं, तो अगर अश्विनी जी को बीएमसी का कमिश्नर ने एक मीडिया इन्फ्लुएंसर बना दिया जाए तो मुंबई की बेहतरी के लिए वो कौन सा हैशटैग है सोशल मीडिया पर चलाना चाहेंगी? मैं तो क्लीन मुंबई चलाना चाहूँगी, हैशटैग क्लीन मुंबई। ठीक है, कुछ और सवाल। ज्यादा सिरदर्द क्या है, अंडरग्राउंड मेट्रो की टनलिंग का काम या फिर बीएमसी के बजट का मैनेजमेंट? दोनों भी टफ है। दोनों टफ है? दोनों टफ है। टाइम मत कीजिए, एक चुनिए। क्योंकि टनेल वो उसको एक्चुअल ग्राउंड पे करना पड़ता है, वो टनेल इतनी बड़ी टनेल मुंबई के ये पूरे लाइव सिटी में बनाना,
ये भी उतना ही टफ है, और बीएमसी का बजट को खर्चा करना है, वो भी अलग अलग चीज़ों पे, तो वो भी टफ है। इसमें टाई है, मैं दोनों में से एक चूज नहीं कर सकती। अश्विनी जी को पर्सनली क्या अच्छा लगता है, अपने ऑफिस में बैठकर फाइल्स पे साइन करना या फिर ग्राउंड पर जाकर मुआयने करना, निरीक्षण करना? आपका पर्सनल फेवरेट क्या है? मेरा है ग्राउंड पे जाके काम करना, क्योंकि वहीं आपको रियलिटी दिखाई देती है, और फिर ऑफिस में निर्णय लेने में समय नहीं लगता। ओके, बिकॉज वंस यू आर हैंड्स ऑन व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड, तो फिर फाइल पे डिसीजन लेने में टाइम नहीं लगता। तो क्रोनोलॉजी है, पहले ग्राउंड पर जाओ, निरीक्षण करो, वहां से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लो और उसके बाद धड़ से दफ्तर आकर साइन कर दो। क्या बात है, शानदार वर्किंग स्टाइल है। अच्छा, जल्दी से, साउथ मुंबई का सोबो या फिर सबर्ब्स की अंधाधुंध रफ्तार, आपका फेवरेट क्या है? अभी तो सोबो ही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहने के कारण मैं सोबो में ही रही हूँ, बट कभी कभी वो वहाँ की रफ्तार भी अच्छी लगती है। जब वीकेंड्स पे कहीं अभी काम के बहाने में वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ वो एक स्टाइल अलग ही होता है। ये बड़ा मजेदार सवाल आपके लिए आने वाला है। ये सोशल मीडिया पर जो सिर्फ ज्ञान देने वाले, और वैसे भी अब आने वाला है मॉनसून, तो बहुत सारे कीबोर्ड वॉरियर्स आएंगे, है ना, बहुत सारे आप हैशटैग और अलग अलग तरीके के ज्ञान आपको मिलेंगे, तो उनके लिए एक शब्द कह के जाइए। देखिए, बीएमसी अच्छा अभी पूरी तैयारी में है, हाँ। और आपको बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा कुछ सवाल करने का। ये उनके लिए ये उनके लिए ये सही है। और अल्टीमेट स्ट्रेस बस्टर अश्विनी जी का क्या है, मतलब एक कड़क चाय की प्याली हो या फिर ब्लैक कॉफी पर्सन, क्या है पर्सनालिटी? ब्लैक कॉफी। सुबह की शुरुआत ब्लैक कॉफी के साथ, तो बालकनी से समुद्र देखते हुए कैसी होती है मॉर्निंग? समुद्र तो अभी नहीं दिखता है मुझे क्योंकि मैं मॉर्निंग तो ऐसी, मतलब मुझे जो दिखता है वो तो सारी आसपास बिल्डिंगें ही दिखती है, लेकिन इट्स विथ अर्ली मॉर्निंग तो मैं कुछ लेती हूँ, लेकिन माय डे स्टार्ट्स विद ब्लैक कॉफी। इट स्टार्ट्स विद ब्लैक कॉफी, ग्रेट फॉर एनर्जी। Yes. और मुंबई की लाइफलाइन, मतलब अभी जो हम कहते थे कि भाई जो लोकल है वो लाइफलाइन है, आपको क्या लगता है, लाइफलाइन मुंबई लोकल ही रहने वाली है या फिर न्यू एज मेट्रो विल टेक ओवर? न्यू एज मेट्रो विल टेक ओवर, बिकॉज द रीज़न इज़ कि वो ऐसे अलग अलग कोने में गई है सिटी के, जहाँ अभी जो पुरानी लाइफलाइन है, जो अभी की लाइफलाइन है, वो पहुंची नहीं। और ये मेट्रो का नेटवर्क जब पूरा कंप्लीट होगा, पूरा जाल जब बनेगा, तब दैट विल बी द न्यू लाइफलाइन ऑफ मुंबई। तो मुंबई है 2047, और अश्विनी भिड़े जी के विजन के हिसाब से उसके लिए सिर्फ एक शब्द जो क्लोजिंग रिमार्क भी होगा आपका। इट्स अ ग्लोबल सिटी विथ इंडियन ईथॉस। ओ वाओ, क्या बात है। भारतीय आत्मा के साथ एक वैश्विक शहर, जहां आप आइए और भारत का मजा लीजिए। थैंक यू सो मच अश्विनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑफ बीट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।